हाँ जी मेरे दोस्तों। तो अपन फटाफट से कारो 2020 का मैराथन शुरू करते हैं भाई। ये सुनो, ये मैराथन है तो थोड़ा सा तो फास्ट होने ही वाला है कंपेरेटिवली, पर अपन सारी चीजें कवर करने वाले हैं अच्छे से, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पे कवर करेंगे, बट थोड़ा सा फास्ट रहेगा क्योंकि मैराथन है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये मेरी बुक से होने वाला है। अगर आपको बुक परचेस करनी है तो नीचे मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक। और नहीं सर हमको केवल फ्री वाले नोट्स ही चाहिए, जो जो फ्री नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक और चीज क्लेरिफाई कर दूं, रट्टाफिकेशन ऑफ क्लोजेस, जो क्लोजेस नंबर याद करने हैं उसकी ट्रिक का क्या है सर, उसकी ट्रिक्स की एक सेपरेट वीडियो 10-15 मिनट की या 5-10 मिनट की जो भी है वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्लोज को रट्टा नहीं मरवाऊंगा इधर, बाकी अंदर का कंटेंट याद करेंगे, पर क्लोज को रट्टाफिकेशन क्लोज नंबर की आपको अलग से देखनी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 जो है कंपनीज का, वो बोलता है कि कारो 2020 इशू करनी है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। ठीक है, कारो की फुल फॉर्म ये तो छोड़ो। अब सबसे पहले सर कारो लगती किस किस पे? कारो लगती है ईच एंड एवरी कंपनी, ईच एंड एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, सब पे लग जाएगी भाई, सब पे। फॉरेन कंपनी सब पे लगेगी, और इंक्लूडिंग ब्रांचेस, मतलब सब पे ही लगा दिया। मैंने बोल दिया कारो किस पे लगनी है, मतलब सब पे लगनी है, मतलब सब पे। अब चाहे ब्रांचेस हो या फॉरेन कंपनी हो, सब पे लगेगी। पर सर कुछ तो एक्सेप्शन होगा। हाँ भाई, कुछ तो एक्सेप्शन है, केवल आईबी कॉप्स एक्सेप्शन है, सिर्फ आईबी कॉप्स, सिर्फ आईबी कॉप्स एक्सेप्शन है। आईबी कॉप्स का मतलब क्या एक्सेप्शन है? आई से इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं लगेगी, बी पे बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगेगी, कंपनी अंडर सेक्शन 8 पे नहीं लगेगी, ओपीसी और स्मॉल छोटी छोटी कंपनी पे क्या करो लगाओगे? पी से प्राइवेट पे नहीं लगेगी, प्राइवेट वाली जो ये वाले क्राइटेरिया फुलफिल कर जाए उन पे नहीं लगेगी। आईबी कॉप्स, आई से इंश्योरेंस, बी से बैंकिंग, सी से कंपनी अंडर सेक्शन 8, ओ से ओपीसी, एस से स्मॉल। ठीक है, और पी से प्राइवेट कंपनी, छोटी छोटी वाली, छोटी वाली फिर आएंगे किस पे? पर प्राइवेट कंपनी ओनली छोटी वाली, जो बड़ी, जिनके बाप दादा बड़े हो उनको अपन छोटी कंपनी नहीं मानेंगे, चाहे वो खुद छोटा हो, उनके बाप दादा बड़े हैं, मतलब परिवार में भाई आपके हिस्से पे जिसका हाथ है, आपके ग्रैंडफादर वगैरह, वो तो बड़े लोग हैं, तो आपको छोटा नहीं मानेंगे, मतलब आप पे कारो लगाएंगे। मतलब नॉट बिंग सब्सिडरी और होल्डिंग, ना तो सब्सिडरी ना होल्डिंग, ना तो सब्सिडी और ना होल्डिंग हो पब्लिक कंपनी की, पब्लिक कंपनी की सब्सिडी और होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, वरना उस पर कारो लगा देंगे अगर हुई तो। और उसको ये वाले क्राइटेरिया प्राइवेट कंपनी को फुलफिल करने हैं। क्या क्या फुलफिल करने हैं? 1-1-10, 1-1-10, और नीचे से आओ वापस टीबीसी, 1-1-10 और टीबीसी, मतलब उसका टोटल रिवेन्यू शेड्यूल 3 के हिसाब से इंक्लूडिंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इंक्लूडिंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसका जो बोरोइंग है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बात चल रही है वो करंट ईयर की चल रही है, पिछले साल की नहीं चल रही, करंट ईयर जिस साल अपन कारो की रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं। और टोटल बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड एफआई, टोटल बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड एफआई 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा एट एनी पॉइंट इन टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब चाहे एक सेकंड के लिए भी पूरे साल भर में 1 करोड़ या 1 से ज्यादा हो गया हो। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा हो एज ऑन बैलेंस शीट डेट। तो ये वाला तो एक तरह से बैलेंस शीट डेट पे, और ये वाला एट एनी पॉइंट इन टाइम ड्यूरिंग द ईयर। 1-1-10 और उल्टा चलो टीबीसी, 1-1-10 उल्टा चलो टीबीसी। ठीक है, और कारो एक और सर, एक तो आईबी कॉस्ट पे अप्लाई नहीं होती, और एक कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई नहीं होती। ठीक है ना, पर कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक लास्ट वाला क्लोज लगता है, वो अपन क्लोज पढ़ेंगे जो लगता है, बाकी सीएफएस पे कारो अप्लाई नहीं होता, सिर्फ एक क्लोज अप्लाई होता है। अब ये जो अपन ने पढ़ा पेड अप शेयर कैपिटल, बोरिंग वगैरह, इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है अपन को, तो भाई ये तुमको दे रखा है यहाँ पे, ये ऐसे कैलकुलेशन करनी है इनकी। पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी भी आएगी, प्रेफरेंस भी आएगा, कॉल्स इन अरियर माइनस होगा ही होगा, और जो अमाउंट ओरिजिनल जो पेड करा था फॉरफिटेड शेयर पे, अमाउंट ओरिजिनल पेड करा था वो इंक्लूड होगा। ये वाले रिजर्व भी आएंगे भाई, जनरली हर जगह एक्सक्लूड होते हैं ये, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, पर यहाँ पे तो वो भी ऐड होने वाले हैं। पी&एल का बैलेंस भी आएगा, डेबिट है तो ऑफकोर्स माइनस हो जाएगा, क्रेडिट है तो ऐड हो जाएगा, इसऑप रिजर्व भी आने वाले हैं। बोरोइंग फ्रॉम ओनली बैंक, एफआई एंड एनबीएफसी, और बोरोइंग फ्रॉम बैंक, एफआई एंड एनबीएफसी, इंडिविजुअल से मैंने लोन लिया था वो नहीं आएगा, पर बैंक, एफआई, एनबीएफसी से मैंने कोई सा भी लोन लिया हो, कोई सा भी, सारे के सारे आएंगे, टर्म हो, सीसी हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, क्रेडिट कार्ड हो, सिक्योर हो, अनसिक्योर हो, सब कुछ आएगा। और कोई भी नॉन फंड फैसिलिटी, लाइक गारंटी मैंने दी थी, गारंटी ली थी, अब वो गारंटी मैच्योर हो गई, किसी ने गारंटी तोड़ दी, मतलब वो मैच्योर हो गई, मेरे से पैसा मांगने आ गया, तो वो नॉन फंड फैसिलिटी जो फंड में कन्वर्ट हो गई, वो भी आएगा बोरोइंग के अंदर। इंटरेस्ट अक्रू एज वेल एज ड्यू, अक्रू भी हो गया, ड्यू भी हो गया, वो भी आएगा। रिवेन्यू शेड्यूल 3 के हिसाब से होगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों इंक्लूड होंगे, इंक्लूडिंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अपन ने पढ़ ही लिया था। अब अदर इनकम में क्या क्या आता है? सब कुछ भाई जो अदर इनकम में आता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, नेट गेन एंड लॉस, सेल फ्रॉम सेल, जो भी फिक्स एसेट बेचने पे सेल गेन लॉस हुआ है वो सब कुछ आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020, कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी जो अपन ने पढ़ी उसके क्वेश्चन दे रखे, ये क्वेश्चन इजी है।
इजी है मतलब जो मैंने तुमको ऊपर से पढ़ाया ना, वो कैलकुलेशन नॉर्मल करोगे बहुत इजी इजी आंसर आ जाएगा। बस एक ये देख लो, ये कैपिटल जो रिवोल्यूशन रिजर्व कैपिटल रिजर्व, यहाँ पे उलझना मत एग्जाम में, ये भी ऐड करके आने हैं अपन को, ठीक है। और डेबिट बैलेंस ऑफ कोर्स माइनस ही होने वाला है। अब अपन आते हैं क्लोजेस पे भैया। क्लोजेस के अंदर अब क्या आएगा, देखो क्लोजेस के मैंने बोल दिया, नंबर तुमको रटने के लिए अलग वीडियो देखनी क्लोज नंबर, बाकी अपन अंदर की चीजें अभी रटेंगे। अब जैसे सबसे पहले चलते हैं इंपॉर्टेंट क्लोज है, फर्स्ट वाला ही पीपीई पे क्या रिपोर्टिंग करनी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सबसे पहले तो 3 जो ये फर्स्ट वाला क्लोज है, इसको लिंक कर देना एस 10 और इंडिया 16, क्योंकि वो भी पीपी की बात ही करते हैं, ठीक है। उससे लिंक कर दिया अपन ने। तो अब इसके अंदर अपन को क्लोजेस याद कैसे करने, इसके अंदर जो सब क्लोजेस है इसको अपन को याद करने हैं जो रिकॉर्ड में असेट शो हो रही है, जो मेरे पास जो बुक से रिकॉर्ड से जो रिकॉर्ड में असेट शो हो रही है वो मेरी ही है, बेनामी नहीं है। जो रिकॉर्ड में असेट शो हो रही है वो मेरी ही है, बेनामी नहीं है, और फिजिकली एग्जिस्ट भी करती है। जो रिकॉर्ड में असेट शो हो रही है वो मेरी ही है, मेरी ही है, टाइटल डीड मेरे नाम पे ही है, वो मेरी ही है, बेनामी नहीं है, मेरी ही है, बेनामी नहीं है, और फिजिकली भी एग्जिस्ट करती है, और फिजिकली भी एग्जिस्ट करती है। तो एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड कंपनी को मेंटेन करने, एडिक्वेट रिकॉर्ड पीपीई के एज वेल एज इंटेंजिबल असेट के, पीपीई के भी करने और इंटेंजिबल असेट के भी करने हैं। उसके बाद अगर अपन आए कि वो असेट मेरी ही है, मतलब उसकी टाइटल डीड जो है वो मेरे नाम पे ही है, किसी दूसरे के नाम पे नहीं है, उसकी टाइटल डीड मेरे नाम पे ही है, एक्सेप्ट लीज असेट। लीज के नाम पे मेरे पे टाइटल डीड नहीं होगी, मेरे पास केवल लीज का एग्रीमेंट होगा। अगर ऐसा है कि मेरे नाम पे नहीं है कोई भी प्रॉपर्टी, तो ये चीजें मुझे वहां पे बतानी पड़ेगी। मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं है, कितनी वैल्यू की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, ये डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर्टी, कितनी वैल्यू की प्रॉपर्टी, ग्रॉस वैल्यू क्या है उसकी, किसके नाम पे, अगर मेरे नाम पे नहीं है तो किसके नाम पे, क्या वो प्रमोटर डायरेक्टर रिलेटिव एम्प्लॉय के नाम पे तो नहीं है, और पीरियड हेल्ड कितने टाइम से उसको मैंने अपनी बुक्स के अंदर दिखाया हुआ है, और रीजन क्या है जो मेरे नाम से नहीं है। अगर डिस्प्यूट है कोई तो वो डिस्प्यूट भी बताओ कि डिस्प्यूट है इस वजह से मेरे नाम पे वो अभी तक नहीं है, ठीक है। तो मेरे नाम पे ही है, बेनामी नहीं है, तो उसको बताना है कि कंपनी के खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग हुई हुई है क्या, बेनामी एक्ट के अकॉर्डिंग। बेनामी एक्ट तुम पढ़ चुके हो, चैप्टर कौन सा है 6C जो भी आता है तुम्हारे सब्जेक्ट, वो उसके अंदर पढ़ चुके हो। और जो भी मैंने डिस्क्लोज कर, अगर ऐसा कुछ भी है बेनामी प्रोसीडिंग तो मैंने अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर रखा है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। प्रॉपर्टी मेरी है, बेनामी नहीं है, और उसका फिजिकली एग्जिस्ट भी करती है। फिजिकली एग्जिस्ट मतलब मैनेजमेंट को एक रूल होना चाहिए कि रीजनेबल इंटरवल पे जाके मैनेजमेंट सारी एसेट को फिजिकली वेरीफाई करे, और फिजिकली वेरिफिकेशन और जो बुक्स के अंदर अगर कोई भी डिफरेंस आ रहा है तो उसकी डिस्क्रिपेंसी को रिजोल्व करे, मतलब बुक्स के अंदर प्रॉपर्ली एक अकाउंटिंग करे कि डिस्क्रिपेंसी है तो उसको राइट ऑफ करो, बढ़ाओ, जो भी करना है, ठीक है। रीजनेबल इंटरवल पे डिस्क्रिपेंसी है तो बुक्स में डील करे, ठीक है। रीजनेबल इंटरवल मतलब क्या होता है भाई साहब, रीजनेबल इंटरवल मतलब ऐसे डिपेंड होता है कि असेट कितनी सारी है, किस लोकेशन पे असेट पड़ी है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, वो जजमेंट एक तरीके का, अलग अलग सर्कमस्टेंस डिपेंड करेगा। बट जनरली बोलते हैं कि इस तरह से अपना प्रोग्राम बनाओ कि एटलीस्ट वंस इन ए 3 ईयर हर असेट एक ने एक बार कवर हो ही जाए, 3 साल के अंदर अंदर सारी असेट्स में एक बार काउंट कर ही लूं, ठीक है। ये अपना हो गया। एक रिवैल्यूएशन वाला छूट गया, तो सेकंड इंपॉर्टेंट है ये, एक अलग से इसको याद करना है। रिवैल्यूएशन वाला, रिवैल्यूएशन वाले के अंदर है कि कोई भी पीपी इंटेंजिबल असेट या कोई सी भी असेट आपकी रिवैल्यू हुई है क्या ड्यूरिंग द ईयर, रिवैल्यू हुई है क्या। अब वो एक बहाना कर देना। फिर उसके बाद एक और चीज पूछ रहे हैं ये कि जो रिवैल्यू हुई है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने करी है ना, रजिस्टर्ड वैल्यू ने करी है ना, तो कितना अमाउंट का रिवैल्यूएशन हुआ है, कितने अमाउंट का रिवैल्यूएशन हुआ है, और वो 10% या 10% से ज्यादा हुआ है क्या, 10% या 10% ज्यादा हुआ है क्या, तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है ये सब चीजें, 10% या 10% ज्यादा रिपोर्ट हुआ है क्या। और ये 10 या 10% किसका बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं नेट वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी। ईच क्लास के अंदर क्या आएगा, मशीनरी का एक क्लास हो गया, फर्नीचर का एक क्लास हो गया, मतलब जो क्लास बनाते हैं अपन, लाइक इनकम टैक्स के अंदर भी अलग अलग क्लास नहीं होते, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह, इन सब के उस हिसाब से, वो क्लास के हिसाब से, ठीक है। तो 10% और ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन हुआ है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट और का परसेंट बताना पड़ेगा, ठीक है। अब यही है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन बंद कर रही है कंपनी, पर ट्रेडिंग ऑपरेशन तो चला रही है, और सारी की सारी एसेट सेल कर रही है, तो सारी एसेट सेल कर रही है तो भी ट्रेडिंग ऑपरेशन चल रहा है, तो बची हुई एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पे करना है। और ये भी देखना है कि गोइंग कंसर्न का इशू तो नहीं आ रहा ना भाई मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन बंद करने से, ठीक है। टाइटल डीड मतलब क्या होता है कि टाइटल डीड मेरे नाम पे होनी चाहिए, टाइटल डीड का मतलब कुछ नहीं, सेल डीड, ट्रांसफर डीड, कन्वेंस डीड, कोई भी डीड मेरे नाम पे होनी चाहिए, या फिर लीज्ड असेट है तो उसका लीज और लैंड का एग्रीमेंट वगैरह मेरे नाम पे होना चाहिए, लीज और लैंड का, ठीक है। अब इन्वेंट्री सेम है, सेकंड वाला है, सेकंड क्लोज के अंदर इन्वेंट्री के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन करना करेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन जो ऊपर था सेम वैसा वैसा रीजनेबल इंटरवल में, पर वहां पे था 1 in 3 एटलीस्ट 3 साल के अंदर सारी एसेट कवर हो जाए। यहाँ पे ये बोलते, यहाँ पे रीजनेबल इंटरवल का मतलब होता है कि हर साल सारी मटेरियल असेट, मटेरियल इन्वेंट्री जितनी भी है सारी कवर हो जानी चाहिए ईच ईयर, ठीक है। और यहाँ वहां पे एक था रिवैल्यूएशन करा है क्या, 10% से ऊपर ऊपर 10% या 10% ज्यादा कोई रिवैल्यूएशन का गेन है क्या। यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी कोई है क्या, 10% या 10% ज्यादा, फिजिकल वेरिफिकेशन
कैलकुलेशन करा तो बुक्स के अंदर डिस्क्रिपेंसी निकली क्या 10% या 10% ज्यादा ऑफ ईच क्लास। ईच क्लास में क्या होगा, WIP हो जाएगा एक क्लास रो मटेरियल हो गया, एक फिनिश गुड्स हो गया, एक स्पेयर्स हो गया, ये वाला ईच क्लास हो गया, ठीक है। और अगर 10% ज्यादा है तो भाई प्रॉपर्ली डील करा है ना बुक्स के अंदर 10 या 10% ज्यादा है, वहां पे तो डिस्क्रिपेंसी चाहे कितनी भी हो, चाहे 1 रुपए की भी हो तो भी बतानी पड़ेगी, पर यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी केवल 10% और ज्यादा की हो तब भी वहां पे डील वाला पॉइंट देखना है कि बुक्स में डील करा है क्या। और वहां पे 10% रिवैल्यूएशन वाले के अंदर दे रखा था। वर्किंग कैपिटल लिमिट का एक और यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि वर्किंग कैपिटल तुमको पता नहीं हो तो बता देता हूं, वर्किंग कैपिटल बैंक से अपन लेते अपने स्टॉक और डेटर के बदले की, ये हमारे स्टॉक और डेटर हो, हम तुमको हम आप हमको थोड़ा शॉर्ट टर्म बोरिंग टाइप लोन दो, तो अब वो मिलता किसके बदले में, वो स्टॉक और डेटर के बदले में मिला है, तो उनको देखना है कि ड्यूरिंग द ईयर कोई भी वर्किंग कैपिटल लोन लिया है क्या अपन ने एक्सेस ऑफ 5 करोड़, एक्सेस ऑफ 5 करोड़ है क्या। और अगर ऐसा है एक्सेस ऑफ 5 करोड़ का कोई वर्किंग कैपिटल लोन चल रहा है तो उनको क्या करता है बैंक, कंपनी वालों को हर मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे उनको अपना स्टॉक स्टेटमेंट और बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती है कि हमारा इस महीने इतना स्टॉक है, इस महीने इतना स्टॉक है, इस महीने इतना स्टॉक है, उनको क्वार्टरली स्टेटमेंट या मंथली स्टेटमेंट फाइल करने पड़ते हैं। तो उनको देखना है कि जो बैंक वालों को जो उन्होंने स्टेटमेंट फाइल करे वो बुक से मैच करते हैं ना, बैंक वालों को धोखा तो नहीं दे रहे वो, क्वार्टरली और स्टेटमेंट फाइल बाय द बैंक एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब ये वही है जो ऊपर अपन ने पढ़ा, नॉर्मल क्वेश्चन से। अब ये रीजनेबल इंटरवल में जो मैंने बोला था सारे मटेरियल आइटम एटलीस्ट वंस इन ईयर तो कंप्लीट हो ही जाने चाहिए। बाकी वही रीजनेबल इंटरवल बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस डिपेंड करेगा, इन्वेंट्री कहाँ है, कैसी है, फिजिबल है क्या जाना, उसको चेक करना, ये सब चीजें। अब क्लोज 3 अपन पढ़ेंगे इसका वापस। क्लोज 3 के अंदर ऐसा है कि आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी लोन एंड एडवांस दिया है क्या, इन्वेस्टमेंट करा है, गारंटी दी है किसी के बिहाफ पे, या फिर किसी को लोन एंड एडवांस दिया है क्या, इसको लिंक करो शेड्यूल 3, क्योंकि शेड्यूल 3 बोलता है कि डिस्क्लोजर देना अगर किसी भी रिलेटेड पार्टी को लोन वगैरह दिया है तो। ऐसे 550 भी बोलता है अगर रिलेटेड पार्टी को लोन वगैरह दिया है तो ऐसे 550 की अपन को कंप्लायंस करनी पड़ती है। तो ड्यूरिंग द ईयर ये सारे काम करे क्या अपन ने, अगर ये सारे काम करे तो पहले बताओ आपने मिलने वालों को कितना दिया और नॉन मिलने वालों को, मिलने वाले लोगों को और अनजान लोगों को कितना कितना दिया है। मिलने वाले मतलब ग्रुप कंपनी को, अनजान लोग मतलब नॉन ग्रुप कंपनी को कितना दिया है। पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कंपनी का धंधा ही लोन लेने देने का है, कंपनी का धंधा ही भाई लोन का है तो फिर तो क्या है, फिर तो हर किसी को लोन दे सकती है पूरे। पर आप बताओ कि अगर ऐसा नहीं है, लोन देने का धंधा नहीं है, तो आपने साल भर के अंदर कितने जान पहचान वालों को और कितने अनजान लोगों को लोन दिया है, अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, उसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग आफ्टर द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कितना लोन दिया और क्लोजिंग पे उसका कितना बैलेंस पड़ा था। टू सब्सिडरी जेवी और एसोसिएट, सब्सिडरी जेवी एसोसिएट मतलब ग्रुप कंपनीज हो गई, और अदर देन सब्सिडरी जेवी एसोसिएट, ठीक है, मिलने वालों को और अनजान लोगों को कितना कितना दिया। और मिलने वाले अनजान लोगों को दिया अगर आपने जैसे टर्म्स प्री जुडिशियल तो नहीं है ना, कंपनी के इंटरेस्ट की प्री जुडिशियल टर्म तो नहीं है ना, पता चला 10% मार्केट में रेट चल रही है उसको 1% में लोन दे दिया, तो टर्म्स भी देखनी पड़ेगी, प्री जुडिशियल नहीं है कंपनी के, ठीक है। और जो लोन दिया है टर्म्स प्री जुडिशियल नहीं है, मिलने वाले को भी लोन दिया है टर्म्स भी प्री जुडिशियल नहीं है, पर वो लोन वापस आएगा तो सही ना, मतलब रीपेमेंट का कोई शेड्यूल है ना कि भाई इतने सालों के अंदर रुपए चुकाने, और आ भी रहा है ना प्रॉपरली टाइम पे आ भी रहा है ना, इंटरेस्ट के साथ रिसिप्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट आती जा रही है ना इंस्टॉलमेंट, वो भी देखनी है अपन को, शेड्यूल ऑफ द रीपेमेंट भी बनाया है और रिसिप्ट भी रेगुलर है। और अगर नहीं आ रहा है तो अगर 90 दिन से ज्यादा जैसे ही एग्रीगेट वैल्यू हो जाए, सीक्वेंस चल रहा है तुमको मैं बता रहा हूँ कहानी का, ठीक है ना, लोन दिया है मिलने वालों को, टर्म्स प्रीजुडिशियल भी नहीं है, पैसा आ भी रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो 90 दिन से ज्यादा कोई भी ओवरड्यू हुआ है क्या, और अगर 90 दिन से ज्यादा कोई भी ओवरड्यू हुआ है तो रीजनेबल स्टेप कंपनी ने लिए रिकवरी के लिए, रीजनेबल स्टेप कंपनी ने लिए रिकवरी, ठीक है। तो ओवरड्यू हुआ है तो 90 दिन से ऊपर अगर ओवरड्यू हो चुका है वो, तो रीजनेबल स्टेप कंपनी को लेनी है रिकवरी के लिए, केस करो उसके घर पे, गुंडे भिजवाओ, जो भी है ऊपर रुपए रिकवर करने के लिए कोई स्टेप लो रीजनेबल, ठीक है। और आपने अगर वो रुपए चुका नहीं पा रहा हो, वो रुपए चुका नहीं पा रहा हो, तो आपने कोई इसको न्यू लोन तो नहीं दे दिया ना ओल्ड लोन रीपे करने के लिए। कभी कभार होता है कि अगर वो 10 लाख रुपए नहीं चुका पा रहा होता है तो कंपनी उसको एक्स्ट्रा 5-6 लाख देती है कि तो अपना धंधा रिवाइव कर और 10 + 5 दोनों एक साथ मुझे लौटा, ऐसा होता है असली के अंदर, ठीक है। इसको रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं लोन का। सो लोन ग्रांटेड विच हैज फॉलन ड्यू, पर उसको रिन्यू या फिर एक्सटेंड कराया, तो रिन्यू करा उसी लोन को, एक्सटेंड कर दिया, या फ्रेश लोन दे दिया उसको एक्सटेंड कर दिया, या फिर फ्रेश लोन दे दिया टू सेटल द ओवरड्यू ऑफ एक्जिस्टिंग लोन। अगर ऐसा है तो कितना ऐसा अमाउंट आपने दिया है उसको, और परसेंट टू टोटल लोन जितना दे रखा है उसका कितना परसेंट ऐसा लोन है जहां आपने दान दक्षिणा दी है, अपने धर्मात्मे का काम कर रहे हो। फिर ऐसा कोई लोन है क्या जो आपने लोन रीपेबल ऑन डिमांड दिया हो, इंपॉर्टेंट लगता है मुझे ये पॉइंट, कोई भी ऐसा, ये वाला ऊपर वाला जो था ना क्या रिन्यू करा, वो नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ गिविंग लोन, ठीक है। और एक और आप अगर जो ये कर रहे हो लोन रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब कोई भी रीपेमेंट का शेड्यूल नहीं बनाया है, जब मर्जी होगी तब मांगेंगे उससे पैसा, तो भाई अगर ऐसा है तो थोड़ा रिस्की होता है, पता चला मांगा ही नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है ग्रांटेड एनी लोन रीपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट, कोई टर्म नहीं है, कोई रीपेमेंट का टर्म वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा है तो एक तो
रिपोर्टिंग करनी है कितना अमाउंट, बी रिपोर्टिंग करनी है कितना परसेंट ऑफ टोटल लोन, कितना परसेंट ऑफ टोटल लोन ऐसा है, और सी वाली रिपोर्टिंग ये अलग से एक और एरो बन के आने वाला है, ये सी वाला ऐसा आएगा, अलग से आएगा। एक और बताना है कि ऐसा जो रीपेमेंट ऑफ डिमांड है, ऐसा लोन कितने अमाउंट का आपने अपने प्रमोटर और रिलेटेड पार्टी को दे रखा है, इस तरीके का लोन, ठीक है। तो 3 रिपोर्टिंग हो गया, अमाउंट, परसेंट और कितना अमाउंट आपने अपने प्रमोटर रिलेटेड पार्टी को दे रखा है। given certain loan to related party and also accepted certain deposit, ये वाला एक तो क्लोज रिलेटेड पार्टी को लोन दिया और डिपॉजिट वाला नीचे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और होता है कि इसके अंदर डायरेक्टर को लोन दिया, वो भी रेट लोअर पे, कम रेट पे दिया है, प्लस एग्रीमेंट ऑफ रीपेमेंट भी नहीं है, तो भाई 2-3 क्लोज लग गए इसके अंदर, मतलब उसके अंदर थर्ड क्लोज में ए वाला भी लग गया, बी वाला भी लग गया, एफ वाला भी लग गया, ठीक है ना। तो तुम ए बी एफ तुम याद अगर हो सके, अगर लग रहे हो तो ठीक है कर लो, वरना तुम क्लोज थर्ड ही लिख के, मतलब उसके अंदर के सब क्लोज मत लिखना, अंदर के ज्यादा उलझना मत इनमें, अंदर की डिटेल सही लिख के आ जाना। तो कंपनी ने क्या लोन दिया है क्या, फर्स्ट वाला ए तो ये बोलता है, बी बोलता है कि टर्म एंड कंडीशन प्री जुडिशियल है क्या, भाई रेट लोअर सस्ते पे दे दिया है, गलती है तो, और एफ वाला क्या है, रीपेबल ऑन डिमांड, हाँ भाई क्योंकि टर्म्स नो एग्रीमेंट फॉर टर्म्स रिपेमेंट, ये तीनों क्लोज यहाँ पे लग जाएंगे, सब क्लोज लग जाएंगे। अब उसके बाद फोर्थ वाला है कि प्रोविजन 185 और 186 से कंप्लाई करना है, इसको लिंक शेड्यूल 3 से करो, ऐसे 550 से भी करो, कि आपने अगर कोई भी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी ड्यूरिंग द ईयर दिए तो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि ऊपर वाली चीजें कंप्लाई होनी चाहिए, पर ये फोर्थ वाला क्लोज बोलता है, थर्ड में तो ये चीज कंप्लाई होनी चाहिए, फोर्थ वाला बोलता है कि सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ कंपनीज एक्ट जो तुम पढ़ चुके हो कंपनी एक्ट में, उससे भी कंप्लाई होना ही चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो उसकी डिटेल प्रोवाइड करो, 185 186 से भी कंप्लाई होना चाहिए। फिर 5 बोलता है कि पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करी है क्या आपने, अगर आपने कोई भी पब्लिक से पैसा लिया है, डिपॉजिट लिए, तो आपको ये चीजें कंप्लाई करनी है, आरबीआई की जो भी डायरेक्शन है वो कंप्लाई करनी है। सेक्शन 73, 74, 75 और 76 भी होता है यहाँ पे होगा, हाँ 73 to 76 होते हैं कि डिपॉजिट लेना है, कोई भी डिफॉल्ट नहीं देना, इतना इंटरेस्ट अगर आपने दिया है तो उसको ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, सारी जो कंडीशन होती है, डिफॉल्ट वगैरह कुछ नहीं करना, वो सारी आपको कंप्लाई करनी है अगर पब्लिक से पैसा ले रहे हो तो। इफ नॉट नेचर ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन बताओ, अगर कोई ऑर्डर आया है कोर्ट से, एनसीएलटी, कंपनी लॉ बोर्ड, आरबीआई, एनी कोर्ट, एनी ट्रिब्यूनल, किसी का भी कोई ऑर्डर आया इनके रिलेटेड, पब्लिक डिपॉजिट के रिलेटेड अपने लिए, तो उसको कंप्लाई कराए नहीं कराए वो बताना है यहाँ पे। कॉस्ट रिकॉर्ड, भाई कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हुआ है क्या कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, अगर हाँ ऐसा बोला हुआ है तो क्या कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करे है क्या, ठीक है करे है क्या, क्या बोला है क्या, और क्या मेंटेन करे है क्या। भाई अपन को बस इतना देखना है कि कंपनी ने मेंटेन करे, एक बार जनरल रिव्यू कर लेना, उसकी डिटेल एग्जामिनेशन में अपन को नहीं घुसना है, ठीक है। तो ये केवल अपन उसको जनरल रिव्यू करना है, जनरल रिव्यू, नॉट रिक्वायर्ड डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। और अगर कॉस्ट ऑडिट नहीं बोली है, केवल कॉस्ट रिकॉर्ड बोला है, अगर कॉस्ट ऑडिट हो या ना हो उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कॉस्ट रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है तो अपन को चेक करना ही करना है। स्टैट्यूटरी ड्यूज बोलता है, 7th वाले के अंदर स्टैट्यूटरी ड्यूज बोलता है, इसको एक तो लिंक मारना है 250 से, अंदर ऐसे 250 से लिंक करना, क्योंकि वो भी लॉ एंड रेगुलेशन के रिलेटेड ही है, और इंड एज 37 और एज 29 जो प्रोविजन रिलेटेड डील करता है, कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज रह गया तो उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो ये आंसर जब बनाओ तो ये लिंकेज वाले तुमको साथ साथ दिख के आने हैं ताकि नंबर तुमको पूरे मिले। तो अब इसके अंदर स्टैट्यूटरीज दो तरह के बोलता है कि एक तो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरीज, एक डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरीज। कोई भी बोलता है कि कोई भी अनस्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरीज है क्या, स्टैट्यूटरीज हम जानते हो ना, जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई, सर्विस टैक्स, कस्टम, बहुत सारे स्टैट्यूटरीज गवर्नमेंट जो पैसा मांगती है। ऐसा कोई भी अनडिस्प्यूटेड जिससे अपन डिस्प्यूट नहीं कर रहे, फिर भी जो फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च को उसका बैलेंस अभी भी पड़ा हुआ है, और वो 31 मार्च को जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो ओवरड्यू हो चुका है 6 महीने से ज्यादा, ओवरड्यू हो चुका है 6 महीने ज्यादा, ओवरड्यू, ड्यू नहीं ओवरड्यू, मतलब उसकी ड्यू डेट आ गई थी तो भी अपने ड्यू डेट बीतने के बाद और 6 महीने निकल गए, ड्यू डेट बीतने के बाद और 6 महीने निकल गए, फिर भी अपन ने अभी तक उसको पे नहीं करा है, मोर देन 6 मंथ एट द लास्ट डेट, जब फाइनेंशियल ईयर एंड अपन जब 31 मार्च को बैठे थे यहाँ पे 500 रुपए पड़े, वो 500 रुपए समझ लो तुम, ये 31 मार्च 22 की बात कर रहे हैं अपन, तो अगर ये 500 रुपए मान लो तुम, ये 500 रुपए ड्यू हो गए थे मान लो 30 जून 2021 को ही ड्यू हो गए थे, ठीक है, मतलब ड्यू हो गए तो उसके बाद तो 6 महीने निकल ही गए हैं, तो यहाँ पे अपन को वो चीज रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और अगर डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट है किसी भी स्टैट्यूट ड्यूज में, तो आपको बताना है कितने अमाउंट का और कितने फोरम का, कितने अमाउंट का कितने फोरम का। केवल एक आपने रिप्रेजेंटेशन दे दी, सामने वाले डिपार्टमेंट इनकम टैक्स वालों ने बोला कि 1 लाख रुपए की आपकी डिमांड है, तो आपने केवल रिप्रेजेंटेशन दे दी, या फिर अगर सामने वाले डिपार्टमेंट ने अगर कोई रिप्रेजेंटेशन दे दी कि आपकी 1 लाख रुपए की, तो उसको अपन डिस्प्यूट नहीं मानेंगे, अपन केवल रिप्रेजेंटेशन दिए कि नहीं यार ये डिमांड नहीं है, एक केवल नॉर्मल, नहीं ऐसा नहीं, आपको कोई एक डिस्प्यूट का भारी वाला एविडेंस शो करना पड़ेगा, पॉजिटिव एविडेंस और एक्शन ऑन ए पार्ट ऑफ कंपनी, लाइक कंपनी ने कोई कोर्ट के अंदर जाके करा कि नहीं हमारी डिस्प्यूट नहीं है, ट्रिब्यूनल में अपील करी, कोई एक एविडेंस देना पड़ेगा प्रॉपर कि हम डिस्प्यूट कर रहे हैं। वो ये ऐसे 250 से डील कर लेना भाई, ऐसे 250 डालना इन आंसर्स के अंदर, मैंने तुमको ऊपर पहले ही लिखा दिया है ये चीज।
ठीक है, बाकी ये नॉर्मल है कि अगर डिस्प्यूटेड है तो ये बताना पड़ेगा इस फॉरम के अंदर इतने अमाउंट का इस साल का है, आईटेट के अंदर चल रहा है। कस्टम ड्यूटी कोई भी डिस्प्यूटेड है मोर देन 6 मंथ है तो वो बता दो, नॉर्मल। अनरिकॉर्डेड इनकम को इसको 240 से डील करना है, फ्रॉड वाले से करना है। ये बड़ी अच्छी अच्छी लिंकेज करी है मैंने। कोई भी ऐसी अनरिकॉर्डेड इनकम थी जो आपने पहले छुपा रखी थी, पर एक इनकम टैक्स की स्कीम आई थी कि अगर आप अनरिकॉर्डेड इनकम अभी बता दोगे तो हम आपकी पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ कर देंगे या कम लेंगे, ऐसी इनकम टैक्स की स्कीम आई थी। तब कंपनी का दिल खुला कि हाँ भाई, मैंने जो पहले फ्रॉड करे थे, अनरिकॉर्डेड इनकम छुपाई थी मैंने टैक्स बचाने के लिए, वो मैं अभी डिक्लेयर कर देती हूँ। उसका मन जाग गया। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ भी हुआ है क्या? ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड, पहले रिकॉर्ड नहीं करा था पर सरेंडर डिस्क्लोज करा इनकम टैक्स टैक्स असेसमेंट वगैरह के अंदर। अगर ऐसा है तो प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी डील हुई है ना। उसके बाद अपन बात करेंगे नाइन्थ पे, अपन बात करेंगे रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। इसको लिंक करना है एक तो 570 से, ठीक है, 570 से एक तो डील करेंगे, और एक और है क्लोज 3 एंड 4। क्लोज 3 एंड 4 किसके थे? जब अपन ने पैसा किसी को बांटा था, लोन एडवांस इन्वेस्टमेंट करा था। और ये वाला किसके है? क्लोज 9 किसके लिए बोलता है? कि अपन ने किसी से लोन लिया था, अब उसका रीपे कर रहे हैं। अपन ने किसी से लोन लिया था, अब उसका रीपे कर। तो आपने रीपे करते वक्त किसी भी लेंडर को डिफॉल्ट करा है क्या? ओनली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही, किसी भी लेंडर, मतलब किसी भी, चाहे गप्पू पप्पू किसी से भी लिया होगा, इंडिविजुअल से भी, किसी को भी आपने डिफॉल्ट करा है क्या लोन देते वक्त, आपने रीपे करते वक्त? तो उसके कौन सा था? नेचर ऑफ बोरिंग कौन सी थी? इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटी, क्या नाम था उस लेंडर का? लेंडर वाइज देनी है क्योंकि डिटेल। कौन सी अमाउंट नोट पेड ऑन ड्यू डेट, कितना अमाउंट पे नहीं करा, प्रिंसिपल पे नहीं करा, इंटरेस्ट पे नहीं करा, नंबर ऑफ डेज कितने जब आप डिले कर रहे हो, और कोई भी स्पेशल रिमार्क है। तो बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल नॉर्मल ही होगी ना। ऑफकोर्स अगर आपको लगता है कि कोई भी पैसा नहीं दिया तो किसका नहीं दिया, कितने अमाउंट का नहीं दिया, प्रिंसिपल नहीं दिया, इंटरेस्ट भी नहीं दिया, क्या कितने दिन हो गए, कितने दिन से ओवरड्यू पड़ा है, रिमार्क क्या है, कोई स्पेशल, नॉर्मल चीजें। एक और चीज ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि मतलब अपन ने डिफॉल्ट कर दिया पर बाद में रीशेड्यूल हो गया, बाद में रीशेड्यूल हो गया कि पहले आपको 31 तारीख को पैसा देना था, अब वो बोला है चलो कोई बात नहीं 2 महीने बाद पैसा दे देना, पर एक बार ओवरड्यू तो हो गया ना। केवल रीशेड्यूल होने से आपको ऐसा नहीं कि अब रिपोर्टिंग नहीं करनी, रिपोर्टिंग तो भी करनी है। विलफुल डिफॉल्टर, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर घोषित करा है क्या? फंड डाइवर्टेड, आपने लोन लिया था घर बनाने के लिए, उस घर बना, आपने बैंक को बोला था मैं घर बनाऊंगा, उससे जाके कार खरीद रहे हो, गलत है, वो फंड डाइवर्ट होता है। आरबीआई मना करता है, ऐसा करा तो वो फ्रॉड माना जाएगा। तो आपको अमाउंट का भी डाइवर्ट नहीं करना, जिस पर्पस के लिए लोन लिया उसी जगह लगाना है। शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लिए, शॉर्ट टर्म लोन लिया है आपने, तो शॉर्ट टर्म लोन अगर आपने लिया है तो शॉर्ट टर्म लोन आपको वापस रीपे, शॉर्ट टर्म लोन अगर आपने लिया है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रीपे, मतलब लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज नहीं ले सकते, और लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो आपको शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यूज नहीं ले सकते। सेम जो ऊपर वाला डाइवर्जन वाला कॉन्सेप्ट था वही, अगर शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है तो वर्किंग कैपिटल काम के लिए लगाना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो लॉन्ग टर्म में ही लगाना पड़ेगा। अब फंड फॉर जेवी सब्सिडी, अपन ने कोई भी लोन या कहीं से भी पैसा उठाया है क्या? सब्सिडरी और जेवी की नीड पूरी करने के लिए, सब्सिडरी और जेवी की नीड पूरी करने के लिए कंपनी हैज टेकन एनी लोन और टू मीट एनी ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट जेवी, सब्सिडरी एसोसिएट जेवी की मैं ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए खुद पैसा ले रहा हूं। ठीक है, प्लेज सिक्योरिटी ऑफ सब्सिडी जेवी, कहीं पे भी मैंने सब्सिडरी जेवी वगैरह की सिक्योरिटी प्लेज करके मैंने कहीं से लोन लिया है क्या? मतलब वो गिरवी रखी सब्सिडी जेवी वगैरह की सिक्योरिटी और मैंने कहीं से लोन उठाया है क्या? आरएनडी के लिए लोन लिया था और उससे कार खरीद रहा है, भाई ऐसा नहीं चलेगा, डाइवर्जन है, इसे क्लोज में रिपोर्टिंग करो। ठीक है, डिफॉल्ट वाला आ गया, मतलब नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट आते रहेंगे बीच बीच में, एक एक में तुमको बताते जाऊंगा। अब उसके बाद है 10th वाला, मनी रेज बाय द पब्लिक इश्यू एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। कोई भी आईपीओ या एफपीओ के थ्रू कंपनी ने मार्केट से पैसा उठाया था क्या? आईपीओ के थ्रू मार्केट आईपीओ एफपीओ से कंपनी ने पैसा उठाया था क्या? अगर पैसा उठाया है तो जिस पर्पस के लिए बोला उसी पर्पस से अप्लाई करा, सेम जो अपन ने ऊपर पढ़ा, जिस पर्पस के लिए बोला उसी पर्पस से अप्लाई करा। प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट से कंपनी ने पैसा उठाया क्या? यहाँ पे आईपीओ एफपीओ था, यहाँ पे प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट से कंपनी ने पैसा उठाया है क्या? और अगर ऐसा है तो कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट दे रखी है, सेक्शन 42 सेक्शन 62, वो कंप्लाई करो, प्लस जिस पर्पस के लिए पैसा उठाया उसी पर्पस के लिए काम करो। इस क्लोज को वापस एक बार तुम्हें लिंक के लिए मैं बता रहा हूं कि तुमको कहां से कंपेयर करना है, तो दिमाग खुलेगा तुम्हारा। क्लोज 3 क्लोज 4 के अंदर पैसा लिया था अपन ने, क्लोज 9 जो भी अपन ने ऊपर पढ़ा, 9 वाला लोन के लिए बोलता है कि लोन का जो पैसा लिया वो हम वापस रीपे कर रहे हैं, और जिस पर्पस के लिए लिया उसी पर्पस के लिए। अब जो क्लोज 10 आया, क्लोज 10 बोलता है कि हमने पब्लिक से आईपीओ एफपीओ से प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह से पैसा लिया है, वो वाला लिंकेज करना है अपन को। अब फ्रॉड बाय
और ओन कंपनी, बाय कंपनी और ओन कंपनी, बाय कंपनी और ओन कंपनी ये भी करना है, लिंक ए से 240 से भी करना है, और सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट से भी करना है। सेक्शन 143 कंपनी सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 क्या बोलता है कंपनीज एक्ट का? वो बोलता है कि अगर किसी भी ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के एम्प्लॉय ने, क्या, 2 वर्ड मार्क करना, कंपनी के एम्प्लॉय ने कंपनी पे फ्रॉड करा है क्या, कंपनी के एम्प्लॉय ने कंपनी पे फ्रॉड करा है क्या, तो यहां पे रिपोर्टिंग होगी। पर ये कारों के अंदर रिपोर्टिंग कब करनी है? या तो कंपनी ने किसी और पे फ्रॉड करा है, या फिर कंपनी पे किसी और ने फ्रॉड करा है। यहाँ पे एम्प्लॉय की भी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी भी आके फ्रॉड कर दे, या तो कंपनी खुद कर दे, या फिर बाहर वाला भी, अंदर वाला भी, कोई भी कहीं पे भी फ्रॉड हो जाए तो सारे के सारे रिपोर्ट करने। नोटिस और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, नोटिस या फिर रिपोर्ट करा है क्या किसी ने भी, ऑडिटर ने या तो नोटिस करा है, या फिर किसी ने ऑडिटर को रिपोर्ट करा है क्या, फिर कंपनी में से ही किसी ने कंपनी के अंदर रिपोर्ट करा हो, विसल ब्लो करी हो तो विसल ब्लो भी बतानी है। कोई भी कंप्लेंट फाइल हुई है क्या 143 सबसेक्शन 12 के अंदर, जो हैज बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर, ठीक है। whether auditor has considered whistleblower complaint जो भी ड्यूरिंग द ईयर आई थी वो कंसिडर करी है ना। ऑल्सो कंसिडर द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, ऐसा नहीं कि 5 रुपए का फ्रॉड था वो तुम आके रिपोर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं भाई, मटेरियलिटी भी देखो थोड़ी। अब यहाँ पे बस इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ सही है, बस एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे फ्रॉड बाय अ वेंडर है तो ये कारों के अंदर तो रिपोर्ट होगा, पर कंपनीज एक्ट के अंदर रिपोर्ट नहीं होगा, कारों के अंदर ही होगा। तो वो जो मैंने तुमको बताया ना, पे है, एक एम्प्लॉय ने कराया, किस पे करा है, वो वाला यहाँ से सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन। निधि कंपनी के अंदर बोलता है भाई, 12th क्लास की निधि कंपनी, 12th क्लास की निधि जो है अपनी निधि कंपनी के अंदर वो बोलता है 1:20 का रेशियो मेंटेन करना है निधि कंपनी को, नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट का रेशियो 1:20 का नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट, 1:20 नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट, 10% ऑफ अनइंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट टू मीट आउट द लाइबिलिटी, अनइंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट टू मीट आउट द लाइबिलिटी, उसको मेंटेन रखनी ही रखनी है। कोई भी डिफॉल्ट करा है क्या उसने इंटरेस्ट या फिर रीपेमेंट करने, इंटरेस्ट रीपे करने में या प्रिंसिपल अमाउंट प्रीपे करने के अंदर, तो 1:20 10% डिफॉल्ट, 1:20 10% डिफॉल्ट, निधि में 1:20 10% डिफॉल्ट नॉर्मल है बिल्कुल। नेट ऑन फंड का मतलब क्या होता है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एज रिड्यूस बाय पेड अप शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी रिजर्व माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस इन इंटेंजिबल एसेट, माइनस अक्यूमुलेटेड इन इंटेंजिबल एसेट एंड कैन एक्सेप्ट फिक्स डिपॉजिट, आरडी सेविंग डिपॉजिट, अगर ऐसा कुछ भी कर रही है वो ये चीज एक्सेप्ट कर रही है तो एग्रीगेट ऑफ डिपॉजिट इज रेफर्ड एज ए डिपॉजिट लायबिलिटी, वो अपना डिपॉजिट लायबिलिटी कहलाएगा निधि कंपनी का। ठीक है, अब अपना आ गया क्लोज नंबर 13, 13 होने लगा हूं। रिलेटेड पार्टी में कौन सा 550 ऐसे को और एस 18 और इंडेस 24 से आपको लिंकेज रखना है। आपने कोई भी रिलेटेड पार्टी से ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन करा है तो कंप्लाई कर रहा है ना सेक्शन 177 188 को, ये चीज चेक करनी है। और डिस्क्लोजर भी प्रॉपर दे रखा है एप्लीकेबल एस के अकॉर्डिंग, एप्लीकेबल एस इंडेस जो भी लगता है, ठीक है। तो 177 188 आपने कंप्लाई करा है रिलेटेड पार्टी जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, और डिस्क्लोजर भी प्रॉपर आपने दे रखा है। ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी होती है। ये क्वेश्चन देखो, बोरिंग फ्रॉम पेरेंट नो एग्रीड टर्म, बोरिंग फ्रॉम पेरेंट, मेरे पेरेंट से बोरिंग ली इसलिए मैं क्लोज 13 लगा रहा हूं। अगर समझो मैंने बोरिंग दी होती तो अपन ने ऊपर पढ़ा था क्लोज थर्ड, तो वो क्लोज थर्ड लग जाता भाई, ये बात ध्यान रखना तुम। अभी यहाँ पे 13 लग रहा है, वहां पे थर्ड लग जाता। इंटरनल ऑडिट सिस्टम, अब इसके अंदर वो बात कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट सिस्टम के अंदर कि कंपनी ने कोई इंटरनल ऑडिट सिस्टम मेंटेन कर रखा है क्या कंपनी ने, और अगर वो कंपनी ने मेंटेन कर रखा है तो क्या वो साइज जितनी बड़ी कंपनी है, जितना नेचर है, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है क्या कंपनी का, वो चीज देखनी है। और रिपोर्ट करना है इंटरनल, वेदर द रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर द पीरियड वर कंसीडर बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दी है वो मैं कंसीडर करूंगा एक बार, स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसको एक बार दिखेगा, ठीक है। उसके बाद 15 के अंदर है नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर, कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर हुआ है क्या ड्यूरिंग द ईयर, अगर ऐसा कोई भी नॉन ट्रांजैक्शन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टर के साथ तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 फुलफिल करना है कंपनीज एक्ट का। रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई के अंदर है क्या, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई कंपनी को आरबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है क्या। अपन ने एनबीएफसी में पढ़ा था ना 50-50 वाला रूल, 50-50 रेशियो वाला, 50% फाइनेंशियल असेट है, 50% फाइनेंशियल इनकम है, तो उसको लेना पड़ जाता है। वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 45 क्या 45 में रिक्वायर है क्या रजिस्टर होने के लिए, अगर तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स। और वो विदाउट सर्टिफिकेट एनबीएफसी का बिजनेस कर रही है, क्या रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत थी, पर उसने सर्टिफिकेट अभी तक नहीं लिया है, विदाउट सर्टिफिकेट बिजनेस कर रही है
क्या कंपनी सीआईसी है क्या, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या, और वेदर द ग्रुप हैज मोर देन वन सीआईसी, मोर देन वन सीआईसी है क्या, तो बताओ कितने नंबर ऑफ सीआईसी है, बताओ कितने नंबर ऑफ सीआईसी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है क्या, बिना रजिस्ट्रेशन के एनबीएफसी का बिजनेस कर रही है क्या, सीआईसी है क्या, और बाकी और कितने सीआईसी है। कैश लॉसेस कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर या फिर इमीडिएट और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कोई भी कैश लॉस भुगता है क्या, कैश में लॉस भुगता है क्या, तो बताओ कितना अमाउंट है। ड्यूरिंग द ईयर किसी भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन करा है क्या, इसको लिंक करना है एडीटी 3 ऑफ सेक्शन एंड सेक्शन 142 जो रेजिग्नेशन से ही बात करता है। कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी का कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर था उसने रिजाइन मारा है क्या, केवल स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही। अगर ऐसा है तो आपको चेक करना है कि मैं इनकमिंग ऑडिटर, तो मुझे चेक करना है कि उस ऑडिटर ने क्या क्या इश्यू, ऑब्जेक्शन और कंसर्न रेज करे थे, वो मुझे पढ़ने हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो आएगा अपना 19 वाला, उसके अंदर बोलता है ये कि मटेरियल अनसर्टिनिटी है क्या कंपनी के गोइंग कंसर्न की, कोई भी आप अब जब रेशियो एनालिसिस कर रहे हो, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो, कोई भी इवेंट एंड कंडीशन देख रहे हो, उससे आपको लग रहा है क्या कि मटेरियल अनसर्टिनिटी हो सकती है, तो आपको इंश्योर करना है कि मैनेजमेंट ने सब कुछ एनालाइज करा है और एटलीस्ट आने वाले एक साल बैलेंस शीट बन रही है, उससे आने वाले एक साल तक कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगी। सारी चीजें, फाइनेंशियल रेशियो, एजिंग, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, अदर इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट का क्या प्लान है, वो मतलब उसके हिसाब से प्लेन से पता पड़ रहा है कि ओपिनियन में कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, विच विल फॉल ड्यू फॉर 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। एक साल तक तो मतलब कंपनी मीट कर लेगी उसकी लाइबिलिटी, एक साल तक तो कम से कम। अब इसको मैं जो अनस्पेंट फंड होता है, सीएसआर का कुछ पैसा आपने अनस्पेंट करा, मतलब सीएसआर करना था पर अभी तक कुछ पैसा अनस्पेंट हुआ, मतलब अभी तक इस पैसे का सीएसआर नहीं हुआ, तो उसकी रिपोर्टिंग भी करनी है। ये वाले एक बार तुम पढ़ लेना, मैं तुमको इलस्ट्रेशन के हिसाब समझाता हूँ, ये इजी रहेगा, ऊपर वाला तुमको समझ नहीं आएगा डायरेक्ट। समझो 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट आता है 100 लाख, जो सीएसआर के अंदर अपन को पैसा बहाना था, सीएसआर में अपन को बांटना था। अब उसमें से जो ऑलरेडी स्पेंड कर दिया 20 रुपए, तो बचे कितने, 80 रुपए अभी तक अनस्पेंट है। अब इस 80 रुपए में से भी तुम दो टुकड़े करो, 80 रुपए में भी एक 60 रुपए अलग, 20 रुपए अलग। 60 रुपए जो थे वो लॉन्ग टर्म के लिए थे कि मेरे को मतलब मल्टी ईयर प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो धीरे धीरे करते करते मेरे को सीएसआर करना है, धीरे धीरे का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, बड़ा सा बिल्डिंग बना रहा हूं, बड़ा सा ब्रिज बना रहा हूं, एक साल से ज्यादा लगेगा, तो कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, अज्यूम 60 लाख जो है वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड है अनस्पेंट के अंदर से, तो 30 दिन के अंदर अंदर मुझको एक अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है, 30 दिन के अंदर अंदर अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और ये जो फिर 60 रुपए वो कम, इसमें 3 साल के अंदर अंदर मुझे खर्च कर ही डालने, 3 साल के अंदर अंदर तो वो ब्रिज बना ही देना है, और अगर मैं 3 साल के अंदर अंदर नहीं बना पाया तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर मुझे अब उसमें पैसा ट्रांसफर मार देना है। ठीक है, अब मैं उसमें तो पैसा मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा जो शेड्यूल 7 के अंदर जो फंड है, ठीक है, इसके अंदर मैंने ट्रांसफर कर दिया, पर ये जो 20 रुपए वो तो इसी साल आपको खर्च करने थे, पर आपने इसी साल करे ही नहीं, तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड थे ही नहीं, तो करंट मतलब ये तो आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए थे, तो अभी के लिए ही थे। तो ये जो 20 लाख है, इसको अभी 20 लाख रुपए जो है इसको 6 मंथ के अंदर अंदर, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में एंड फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर शेड्यूल 7 फंड के अंदर ट्रांसफर कर दो। अब मैंने बोला था कि सीएफएस पे कारो नहीं लगता एक क्लोज को छोड़ के, तो ये वाला ही एक क्लोज है जो सीएफएस पे लगेगा। इसका मतलब है कि ड्यू कारो जो सीएफएस बनेगा, सीएफएस के अंदर सीएफएस के कारो में बताना कि जो बाकी ग्रुप कंपनीज है, उन बाकी ग्रुप कंपनीज के ऑडिटर ने जो कारो रिपोर्ट बनाई है, जो सब्सिडी होल्डिंग वगैरह जेवी वगैरह जितनी भी है, तो उनकी कारो रिपोर्ट में कोई भी एडवर्स रिमार्क है क्या, उनकी कारो रिपोर्ट में कोई भी एडवर्स रिमार्क है क्या, ये अपन को बताना है। इफ यस तो उसका डिटेल बताओ, इफ यस तो उसका डिटेल बताओ। और ये नॉर्मल है, ठीक है, कोई भी अनक्वालिफाइड या अनफेवरेबल अपन स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसका बेसिस बताओ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूं मेरा ओपिनियन, तो मैं रीजन के साथ बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूं, मैं एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। बाकी सारे मैराथन इंक्लूडिंग फ्री फास्टैग आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। टाटा।